चलिए, सीएम के नाम पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। राहुल गांधी के साथ चल रही बैठक अब खत्म हो चुकी है। बैठक में सीएम के नाम पर चर्चा हुई है। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव भी बैठक में मौजूद रहे। चारों दावेदारों ने राहुल गांधी पर अंतिम फैसला छोड़ा है। आज शाम या कल सीएम के नाम का भी ऐलान हो सकता है, यानी अब भी आज का दिन भी बचा हुआ है और ऐसे में आज देर रात तक इस नाम की घोषणा हो सकती है या कल भी इसकी घोषणा की जा सकती है। तो अब से कुछ देर पहले ही ये बैठक खत्म हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। बैठक के बाद मीडिया से मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चर्चा की। वहीं इस बैठक में जितने लोग मौजूद रहे, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के अलावा पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और 4 दावेदारों के अलावा जो बड़े नेता थे, उन्होंने राहुल गांधी के साथ बैठक की। तमाम विषयों पर चर्चा हुई है। अब आज देर रात तक या फिर कल सीएम के नाम की घोषणा हो जाएगी। तो आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले कांग्रेस की बैठक खत्म हो चुकी है। हालांकि लोगों को जिस बात का इंतजार है, जिस खबर को सुनने के लिए लोग बेताब हैं, वो अभी तक नहीं बताई गई है और अभी भी सस्पेंस बरकरार है सीएम को लेकर। तो बैठक के बाद जब ताम्रध्वज साहू, भूपेश और सिंहदेव बाहर निकले तो ताम्रध्वज साहू एक गाड़ी में अकेले दिखाई दिए। भूपेश बघेल और सिंहदेव दूसरी कार में साथ साथ बैठे नजर आए। तो 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ताम्रध्वज साहू अकेले एक गाड़ी में नजर आए, तो वहीं भूपेश और सिंहदेव एक साथ नजर आए। तो इन तस्वीरों के भी सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, चूंकि दौर ही ऐसा चल रहा है। अब तक सीएम के नाम को लेकर सस्पेंस बरकरार है। ऐसे में इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती हैं तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के बातें और भाव लोगों के मन में आते हैं, देखने वाले के मन में आते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। हालांकि ये भी हो सकता है कि जो तस्वीरें दिख रही हैं वास्तव में उसके मतलब वैसे नहीं निकले जो निकाले जा रहे हैं। लेकिन ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक गाड़ी में अकेले ताम्रध्वज साहू बैठे हैं, तो वहीं दूसरी गाड़ी में भूपेश और सिंहदेव साथ साथ हैं। तो सियासी पारा गर्म है, चूंकि अब कांग्रेस की सरकार बन चुकी है और वहीं 2 राज्यों में सीएम के नाम का ऐलान भी हो चुका है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य अभी बचा हुआ है जहां पर मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होनी है। और आज जो बैठक हुई, उस बैठक के बाद ये 2 तस्वीरें सामने आई हैं जो आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। इन 2 तस्वीरों में एक गाड़ी में अकेले ताम्रध्वज साहू नजर आए, तो वहीं एक गाड़ी में भूपेश सिंहदेव एक साथ नजर आए। तो ये 2 तस्वीरें कहीं ना कहीं सियासी तस्वीरें कही जा सकती हैं और इसके कुछ मायने भी निकाले जा रहे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो लोग सोच रहे हैं बात वैसी ही हो सकता हो संयोगवश ये तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं, लोगों ने देखा है। तो आपको बता दें कि आज राहुल गांधी के साथ बैठक खत्म हुई और उसके बाद सभी नेता निकल चुके हैं। देर रात में या कल मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो जाएगी। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से आज राहुल गांधी ने से बैठक हुई है। 4 दावेदारों ने बैठक की है। यहाँ पर्यवेक्षक भी मौजूद रहे, तो वहाँ प्रभारी भी मौजूद रहे। तमाम विषयों पर चर्चा चली, लेकिन बैठक खत्म होने के बाद भी अब तक मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं हो पाया है। तो हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता महेंद्र छाबड़ा मौजूद है हमारे साथ, और साथ ही हमारे साथ गौरीशंकर श्रीवास भाजपा से हमारे साथ मौजूद है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है संजय शर्मा, वो भी अपने विचार रखेंगे कि आने वाले समय में कैसा मुख्यमंत्री का चेहरा चाहिए और जिस तरीके से शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं और तमाम बातों को लेकर हम इस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही जो घोषणा पत्र में जो बातें कांग्रेस ने उल्लेख किया, उन घोषणा पत्र को किस तरीके से कांग्रेस पूरा कर पाती है या नहीं,
मैं जी सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज बैठक हुई है और लोगों को उम्मीद थी कि आज घोषणा हो जाएगी मुख्यमंत्री के चेहरे की। एक मुख्यमंत्री का चेहरा भाजपा के पास था, रमन सिंह, सीधे सरल व्यक्तित्व जिन्हें लेकर 15 साल तक सरकार चलाएं। एक चेहरा आपके पास भी है जो कि सीधे और सरल हैं, टीएस बाबा। वहीं दो और जो चेहरे हैं वो विभिन्न अलग अलग जातियों को प्रतिनिधित्व करते हैं, बड़ा समुदाय है उनका, और एक तो पिछड़ा वर्ग से हैं। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो आप क्या सोचते हैं, क्या कुछ निर्णय यहाँ पर लिया गया होगा? हालांकि अभी घोषणा होना बाकी है। देखिए, बहुत बड़ा सवाल किया है आपने कि कौन मुख्यमंत्री होगा। इस बात की चिंता तो छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ लोग भी कर रहे हैं और हम सब लोग भी कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। चूंकि ये मामला पूरी तरह से केंद्रीय नेतृत्व का होता है और आज सभी बड़े नेता हमारे और जो हमारे सेंट्रल ऑब्जर्वर थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और श्री पुनिया जी, वो सब लोगों की एक बड़ी बैठक राहुल गांधी जी के निवास पर हुई थी और वो लोगों ने पूरी बातचीत की है। और अब जहाँ तक बातचीत के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब बहुत जल्द मुख्यमंत्री के नामों की घोषणा हो जानी चाहिए, क्योंकि हम सब लोग भी इंतजार कर रहे हैं और प्रदेश की जनता भी इंतजार कर रही है कि नया मुख्यमंत्री उनका कौन होगा। और किसान लोग तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ऐसा कौन मुख्यमंत्री को सौभाग्य मिलेगा, किस व्यक्ति को सौभाग्य मिलेगा कि वो किसानों के ऋण को माफ करने की फाइल में दस्तखत करे। हम लोग भी उसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 10 दिनों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कहा है कि गठन के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद 10 दिनों के अंदर किसानों का कर्जा माफ करना है। तो वही किसान, जो छत्तीसगढ़ का किसान जिन्होंने हम पर भरोसा जताया, जिन्होंने हम पर विश्वास व्यक्त किया, वो किसान आज इस बात का इंतजार कर रहा है कि ऐसा वो कौन सा व्यक्ति होगा, कि कौन सौभाग्यशाली व्यक्ति होगा जिसके हस्ताक्षर से हमारा जो है कर्जा माफ होगा। मैं जी इस चर्चा को मैं इसी ओर ले जाना चाह रहा था, लेकिन आप खुद इस चर्चा को उस ओर लेकर गए हैं। गौरीशंकर हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से घोषणा पत्र में बातें कही गई है, क्या लगता है गौरीशंकर, क्योंकि बहुत समय से यहाँ पर तैयारियां, बहुत समय से आप सत्ता में रहे, 15 साल आपकी सरकार रही, और जिस तरीके से किसानों के लिए जो कार्य किए गए, आपको भी काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी होगी। अब चूंकि घोषणा पत्र में इतनी बड़ी घोषणाएं की गई हैं, तो क्या लगता है कांग्रेस किस तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या किस तरीके से इसको टैकल करेगी, आगे कैसे इसको इंप्लीमेंट कर सकती है? देखिए, कैसे करेगी, क्या करेगी, ये तो कांग्रेस पार्टी जाने, उनके मुख्यमंत्री जाने। अभी तक तो मुख्यमंत्री जी इनके नहीं आए हैं सामने में, लेकिन बहुत जल्द आने वाले हैं। मैं भी शुभकामना देता हूँ। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि हमको इस बात का बड़ा भय या दुख सता रहा है कि कर्नाटक में जिस तरीके से इन्होंने कर्ज माफ़ी की बात कही थी, और सरकार बनने के बाद अभी तक कर्ज माफ़ी नहीं, 44,000 करोड़ के कर्ज माफ़ी की बात वहाँ पे कही थी। लाखों की संख्या में किसान हैं, लेकिन महज कुछ हजार किसानी वहाँ पे कर्ज माफ़ी की उसमें जद में आए हैं। तो छत्तीसगढ़ में ऐसा किस प्रकार की स्थिति रहेगी, ये तो कुछ दिन बाद स्पष्ट हो जाएगा। दूसरी बात, अभी तक जो धान खरीदी लगातार प्रारंभ है, उस पर 2500 रुपये की बात कही गई थी। तो 2050 में तो धान खरीदी हो रही है, बोनस मिला के 1750 MSP है, 300 रुपये बोनस, मतलब सीधा 2050 में हो रही है। 2500 के लिए क्या 450 रुपये की आप घोषणा करेंगे? उसका पैसा कहाँ से लाएंगे? वो भी लगभग 3 से 4 करोड़ की राशि होती है। कर्जा माफ़ी करेंगे, उसकी भी राशि होती है। फिर राजस्व के बहुत सारे उसको मद को आप समाप्त करने की बात कर रहे हैं, संपत्ति कर आप 50% कम करने की बात कर रहे हैं, शराबबंदी की बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें तो आप कह रहे हैं, लेकिन धरातल पे किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा, ये हम देखने के लिए बेताब हैं। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा कि ये इन तमाम प्रकार की बातों को कहकर आप सत्ता में आए हैं। प्रदेश की जनता ने आपको बहुत अच्छा बहुमत दिया है। बाकी राज्यों की तुलना में तो कहूँगा छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा बहुमत दिया है। यहाँ पे संशय की स्थिति नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अगर घोषणा पत्र के विपरीत अगर आपका आचरण होता है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी, जो हमारी रगों में संघर्ष दौड़ता है लघु बनकर, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको भी देखने मिलेगा और प्रदेश की जनता भी देखेगी। प्रदेश की जनता के साथ में किसी प्रकार का छलावा भारतीय जनता पार्टी नहीं होने देगी। आपको बहुत अच्छे से याद है 2001 से 2003 तक हम विपक्ष में रहे हैं और प्रदेश की जनता की आवाज़ हमने बुलंद की है। तो आने वाले समय में अगर कांग्रेस पार्टी वादा खिलाफी इस प्रकार की चीज़ें करती है, तो जनता की आवाज़ निश्चित तौर पर बुलंद करेंगे। मैं जी यहाँ दो मारे निकलते हैं। पहली बात तो यह कि भाजपा अपने आप में विपक्ष में बहुत अहम और अच्छी भूमिका निभाती रही है, ये बात बहुत गौरीशंकर ने कही है। आप जिस तरीके से ये बातें कह रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो फंड चाहिए उसको किस तरीके से लाते हैं। 10 दिन का बहुत कम समय होता है, आप कैसे लोगों के सामने ये रख पाएंगे, किसानों के सामने रख पाएंगे कि आप ये घोषणा पूरी कर रहे हैं? देखिए, इन्होंने तो जो 2008 में, 3 में और 13 में जो बातें कही थी, वो तो पूरा नहीं किया 15 वर्षों में। उसका परिणाम है कि हम लोगों ने 68 सीटें जीते और ये 15 वर्षों में 15 हो गए। अब चूंकि हम लोगों ने जो बातें कही हैं
तो अभी हमारी सरकार बनी नहीं है, ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। हम पूरा वादा पूरा करेंगे, देख लीजिए, पहले इंतजार करिए कि हम लोग किस तरीके से वादा पूरा करेंगे। जब हम लोगों ने किसानों का कर्जा माफ करेंगे और किस तरीके से करेंगे, जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये काम तो हम लोगों को कर देना था। ये आप लोगों को स्वयं महसूस हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने इसकी आंतरिक तैयारी करके रखी हुई है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहूंगा कि 10 दिनों के अंदर कर्जा माफ होगा। हमारा मुख्यमंत्री पहली फाइल में पहला हस्ताक्षर किसानों के कर्जा माफ का करेगा, क्योंकि इस बात को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कहा है। और ये मुख्यमंत्री जो भी बनेगा उसकी पहली जवाबदारी यही होगी कि किसानों का कर्जा माफ हो। और जो जो बातें हमने अपने घोषणा पत्र में कही है उन सब वादों को हम पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र की तरह हमारा घोषणा पत्र नहीं है, ये मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं। इन्होंने जो जो वादे किए थे इन्होंने पूरे नहीं किए, उसका परिणाम इन्होंने भुगता है। हम इस बात को जानते हैं कि हमने जो बात कही है यदि हम उसको पूरा नहीं करेंगे तो हमको भी तकलीफ आएगी। इसलिए हम इस तरीके के कोई काम नहीं करेंगे। और जो बातें हमने कही है, जो घोषणाएं की है, छत्तीसगढ़ की जनता का दर्द समझकर की है, क्योंकि हम लोगों ने 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ के किसानों का, मजदूरों का, महिलाओं का दर्द समझा है और आप लोगों के माध्यम से उस बात को लगातार उठाते भी रहे हैं। इसलिए अब जो है हम इस बात को समझकर अपना घोषणा पत्र बनाए हैं। ये हमारा महज घोषणा पत्र नहीं है, ये हमारा वादा है और इसको हम पूरा करेंगे। जी, संजय जी हमारे साथ मौजूद है। संजय जी, आपका भी कमेंट्स चाहूंगा, क्योंकि जो बातें घोषणा पत्र में लिखी हैं, आपको क्या लगता है क्या इसकी तैयारी कांग्रेस ने की होगी, जिस तरीके से महेंद्र छाबड़ा जी कह रहे थे, और जो तमाम तैयारियां तमाम लिखा पढ़ी या तमाम स्टडी करने के बाद ये घोषणा पत्र तैयार किया गया? क्या लगता है, क्या इस घोषणा पत्र को पूरी तैयारी के साथ तैयार किया गया है या केवल सत्ता में आने के लिए इन बातों का उल्लेख किया गया ताकि किसानों का या एक विशेष वर्ग का उनको बड़ा समर्थन मिल पाए? देखिए, दोनों बातें हैं इसमें। एक तो ये ज़रूर है कि घोषणा पत्र में अगर कोई मुद्दा आया है तो इसीलिए आया है कि लोगों का समर्थन हासिल किया जा सके। दूसरा, इन्होंने जब इस घोषणा पत्र में इसको शामिल किया है, देखो राहुल, 2 चीज़ें हैं जो एक साथ इनके सर पे आने वाला है जी। पहला, कर्ज माफ़ी करना है, 10 दिन के अंदर करना है, पहली कैबिनेट की बैठक में करना है। तो कर्ज माफ़ी की जो तैयारी है वो उनको करनी है, वो पैसा जाना ही है। दूसरा, अभी खर्च, सबसे बड़ा खर्च है धान की खरीद। 1 नवंबर से धान की खरीद जारी है, अब वो चल ही रहा है लगातार ये काम। तो अभी अब ऐसा नहीं हो सकता कि अभी आप 2050 रुपया लीजिए और आपको 450 रुपये बाद में देंगे, क्योंकि अब आज किसान बेचेगा और ये उम्मीद करेगा कि मेरे को 2500 रुपये के हिसाब से भुगतान करो, वो चेक लेके चला जाएगा। और जब वो चेक बैंक में लगाएगा और पैसा नहीं होगा बैंक में, तो वो बाउंस होगा चेक, तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो शासन को दोनों स्तर पे पैसे जुटा के रखना है, तो ये सबसे बड़ी परेशानी है। सबसे बड़ा एक सवाल है जो अभी मंत्रालय में हम जब लगातार जाते हैं, शासन को देखते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं, अधिकारियों के सामने सबसे बड़ा सवाल एक ये है, कर्ज जो है किसान 2 तरीके से लेता है। एक तरीका होता है कि सोसाइटी में गया, कुछ धान खरीद लिया, कुछ बीज खरीद लिया, कुछ खाद खरीद लिया, कुछ नगद पैसे ले लिया। तो वस्तु और नकदी, ये एक सिस्टम ये है। एक सिस्टम ये है कि किसानों को केसीसी जारी किया गया, किसान क्रेडिट कार्ड जी। अब किसान क्रेडिट कार्ड में वो किसी भी एटीएम से पैसा निकाल लिया, उसने कृषि कार्य में खर्च किया, अपने पर्सनल कार्यों में खर्च किया, इससे मतलब नहीं है। पर उसने, उसकी जो लिमिट थी, वो पैसे अगर उसने वहां से कर्ज ही है, क्रेडिट कार्ड से निकल रहा है। तो अब ये कह रहे हैं कि कृषि कर्ज माफ करेंगे। शासन के लोग जानना चाहते हैं कि जो क्रेडिट कार्ड से निकाला गया उसको कौन सा कर्ज मानेंगे, क्या वो किसान क्रेडिट कार्ड से निकला पैसा कर्ज है, कृषि कार्य का कर्ज है? अगर उसने मोटरसाइकिल खरीद ली उस पैसे से तो उसका क्या होगा? अभी तो ये बहुत जद्दोजहद करनी है कि कौन पात्र है कौन अपात्र है। अभी वो सब फाइलें आएंगी इनके सामने थोड़े दिन में। जी, गौरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो बातें हैं, गौरी जी क्या लगता है आपको, क्या ये एक चुनावी घोषणा पत्र था, क्या केवल चुनाव जीतने के लिए किया गया एक घोषणा थी, जैसे कि संजय भी अभी बोले थे कि ये दोनों बातें अपनी अपनी जगह हो सकती हैं? देखिए, हमको शंका इस बात पे होता है कि कई कांग्रेस पार्टी के नेता इस बात को पहले भी कहते हैं कि कर्ज माफी एकमात्र विकल्प नहीं है किसानों की दशा दुशा सुधारने के लिए। लेकिन अभी बहुत जल्दबाजी होगा कुछ भी कहना कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से कर्ज माफी करेगी नहीं करेगी। लेकिन 2 ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर मैं थोड़ा आशंकित हूँ, चूंकि युवा वर्ग से आता हूँ, कि बेरोजगारों के लिए जो बात कही गई कि 10 लाख लोगों को ही भत्ता दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी खुद आपके चैनल के माध्यम से हमेशा इस बात को कही कि 25 लाख यहाँ पे रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं और 25 लाख अनरजिस्टर्ड हैं। तो 50 लाख को अगर आप बेरोजगार की संज्ञा में लाते हैं तो मात्र 10 लाख लोगों का भत्ता देने की बात कर रहे हैं, बाकी 40 लाखों का क्या? दूसरी, आउटसोर्सिंग की बात कह रही कि आउटसोर्सिंग हम बंद कर देंगे। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर बस्तर और सुदूर क्षेत्रों में अगर कोई व्यक्ति अगर पढ़ाने के लिए नहीं जाता है, कई विज्ञापन जारी होने के बाद,
तो उसके लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे? और तीसरी बात कि हर वर्ग के कर्मचारियों को आप नियमितीकरण की बात कर रहे हैं, तो इसका इतना बड़ा स्ट्रक्चर कहां से आप डेवलप करेंगे, ये मुझे इस बात को लेकर शंका है। लेकिन मैं अभी किसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप सरकार पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि सरकार अभी चलन उस पर नहीं आई है। मुख्यमंत्री जी का चयन हो जाने दीजिए, हम भी यही हैं, आप भी, IBC चैनल भी हैं, महेंद्र भाई भी यही हैं, बिल्कुल छोड़ने वाले तो है नहीं। अगर इस प्रकार की वादा खिलाफी और इस प्रकार के घोषणा पत्र लब्बो लबाब अगर आपने दिखाए छत्तीसगढ़ की जनता को, तो आप एक मजबूत विपक्ष का प्रहार झेलने के लिए तैयार रहिएगा। चलिए महेंद्र जी, बहुत बड़ी चुनौती, जैसे कि गौरी बोल रहे हैं, गौरीशंकर बोल रहे हैं, जिस तरीके से और जिस तरीके से मीडिया और सभी जगह ये खबरें भी आ रही हैं कि ऑलरेडी जो सरकार जो है घाटे में चल रही है, कैसे मैनेज करेंगे? क्या कुछ प्लानिंग बनाई होगी? कैसे आखिर इतना खर्च आप लोग वहन कर पाएंगे? और क्योंकि शुरुआती 10 दिन में तो आपको काफ़ी कुछ साबित करना होगा। देखिए, आप लोगों की चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को जो है भारतीय जनता पार्टी ने 15 वर्षों में खोखला कर दिया है। अब चूंकि पूरी तरह से खोखला कर दिया, तो हम लोगों ने भी इस बात को समझा है और बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इसमें मंथन किया। जब हमारा घोषणा पत्र बन रहा था तो लगातार मतलब आम जनता से भी इसमें हमने राय ली और हमारे सारे पदाधिकारी हम सब लोग बैठकर लगातार इस बात का मंथन किए कि जो बात हम कह रहे हैं उसको हम लोग पूरा कैसे करेंगे। लगातार आपस में चर्चा करने के बाद जिस तरीके से और भी हमारे स्रोत होते हैं सरकार के अंदर में बाहर में, जो अधिकारी कर्मचारी लोग काम करते हैं, जो इस दिशा में काम करते हैं, उन लोगों से भी बातचीत करने के बाद हम सब लोगों ने इसका घोषणा पत्र बनाया है। और जो घोषणा पत्र बनाया है वो महज हमारा घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र की तरह नहीं है, जिसमें इन्होंने झूठे वादे करके पूरा भी नहीं कर पाए। हम लोगों ने तो वादा भी किया है, अभी इंतजार करना चाहिए आप लोगों को कि हम लोग अपना वादा पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं। ये लोगों ने तो 15 वर्षों तक लगातार इस तरीके का शोषण करते रहे और उसके बाद सरकार में बैठे रहे और हम लोग अपनी आवाज को बुलंद करते रहे। इस बार जनता ने समझा कि वास्तव में किसानों की आवाज कोई बुलंद कर पा रहा है, किसानों की बात को समझ पा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी समझ पा रही है। जिस तरीके से महेंद्र जी ने कहा कि ये जो आरोप पहले भी भाजपा सरकार पर लगते रहे, क्या एक वजह रही है कि किसानों को किए गए वायदों को पूरा करने में आपने वक्त लगाया, देरी हुई, इसलिए किसान कहीं ना कहीं रूष्ट हो गए और एक बार फिर जो जनादेश कांग्रेस के पक्ष में दिया है? कहीं क्या चूक रही कि आखिर जो बातें किसानों के लिए कही गई थी उसे पूरा करने में वक्त लगाए? देखिए राहुल जी, महेंद्र भाई ने कहा कि छत्तीसगढ़ को हमने खोखला कर दिया है। तो छत्तीसगढ़ में आपने 6,000 करोड़ का बजट आप छोड़कर गए थे, आज लगभग 1 लाख करोड़ का हमने बजट यहाँ पे प्रस्तावित कर दिया। तो ये खोखला करने वाली बात तो पूरी तरह स्पष्ट नहीं होती है। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का हमने विकास किया था, लेकिन किसानों की आपने मुख्यतः बात कही है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में बोनस देने की प्रथा का पहला आरंभ छत्तीसगढ़ सरकार ने किया था। डॉक्टर रमन सिंह बोनस दिया, बोनस बहुत अभी बहुत सी चीज ऐसी होती है जो सरकार हमारे घोषणा पत्र में नहीं थी। स्मार्ट कार्ड बांटने की घोषणा नहीं थी, सोलर सुविधा बांटने की योजना हमारे घोषणा पत्र में नहीं थी। उस समय परिस्थिति को देखते हुए सरकार निर्णय लेती है। तो देखिए, ये बात अलग है कि जो घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी का वो जनता को, किसानों को क्लिक कर गया, हमसे बेहतर था। लेकिन ऐसा नहीं है कि विकास कार्य हमने नहीं किया है। खुद इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने इस बात को कहा है कि गौरी जी, आपको यहाँ रोकूंगा। इस वक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे हैं राहुल गांधी, आपको सीधे लिए चलते हैं। है जिस पर पर्दा डालने की साजिश की जा रही है और उसको लेकर आज कांग्रेस अध्यक्ष स्वयं आपके बीच में आए हैं। मैं बगैर किसी विलंब के अनुरोध करूंगा आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष जी से कि वो आपको अपनी बात कहेंगे। नमस्कार। वी आर रेगुलरली डूइंग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। अब हर 3-4 दिन हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, मगर प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं कभी। अपने आप को जो देश की मीडिया है उनके सामने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री एक्सपोज नहीं होना चाहते हैं। काफी समय से हम राफेल हवाई जहाज की डील में भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं और ये नया किस्सा नहीं है। अब ये 1-2 सालों से ये बातचीत चल रही है और हमारी 3-4 हमारे सवाल हैं। एक सवाल है कि 526 करोड़ रुपए के हवाई जहाज को 1600 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा गया। दूसरा सवाल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट छीनकर अनिल अंबानी को कैसे दिया गया। 30,000 करोड़ रुपए का ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी को क्यों मिला। HAL बेंगलोर के पास जमीन है, HAL बेंगलोर के पास रेप्यूटेशन है, HAL बेंगलोर हवाई जहाज बनाती है।
अनिल अंबानी को HL से छीन के आपने क्यों दिया? हिंदुस्तान के युवाओं से रोजगार क्यों दिया? उसके बाद हिंदुस्तान में रोजगार की कमी है, आपने फ्रांस की सरकार को कहा कि आप भैया हवाई जहाज फ्रांस में बनाइए और 36 हवाई जहाज की जरूरत है। तो ये हमारे सवाल हैं। और आपने वैसिलेशन सरकार का देखा। डिफेंस मिनिस्टर ने, जब मोदी जी फ्रांस गए वापस आए, डिफेंस मिनिस्टर ने सीधा बोला कि देखिए मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, प्रधानमंत्री को मालूम है फ्रांस में क्या हुआ। फ्रांस के राष्ट्रपति हॉलैंड कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट हमें ऑर्डर दिया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने सीधा बोला भैया अनिल अंबानी को देना है, 36 हवाई जहाज खरीदने हैं और फ्रांस में बनेगा। तो हम आपको केस प्रेजेंट कर रहे हैं और हम देश को केस प्रेजेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सवाल, सरकार को सवाल के जवाब देने हैं। एक भी जवाब नहीं आता है। डिफेंस मिनिस्टर सीतारमण पहले कहती हैं हाँ हम पार्लियामेंट में प्राइस रखेंगे, फिर कहती हैं प्राइस इज ए सीक्रेट। मैक्रोन जी आते हैं, मनमोहन सिंह जी, मैं आनंद शर्मा जी उनके साथ बैठते हैं, कहते हैं भैया प्राइस इज ए सीक्रेट, कहते हैं नहीं प्राइस इज नॉट ए सीक्रेट, हिंदुस्तान के टैक्स पेयर का पैसा है, प्राइस सीक्रेट कैसे हो सकता है। उसके बाद प्राइस निकलती है, डैसोल्ट की ब्रोशर में प्राइस साफ निकलती है, 1600 करोड़ रुपए पैसा डैसोल्ट को दिया गया। तो ये हमारे सवाल है। वैसिलेशन होता जाता है, प्रधानमंत्री तो बोलते नहीं है, अरुण जेटली जी बोलते हैं, निर्मला सीतारमण जी बोलती हैं। हमने जेपीसी मांगी, कहा कि देखिए ज्यूरिसडिक्शन पार्लियामेंट का है, करा दीजिए, आइए सामने करा दीजिए ना। अरुण जेटली जी का ट्वीट आपने देखा, मैंने उनको ट्वीट किया कि चैलेंज किया कि भाई कर दीजिए ना, नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, आज सुप्रीम कोर्ट अपने ज्यूरिसडिक्शन में जजमेंट देती है और उस जजमेंट से मैं 3 लाइन पढ़ना चाहता हूं। द प्राइसिंग डिटेल्स have however been shared with the Comptroller and Auditor General, hereinafter referred to as CAG. And the report of the CAG has been examined by the Public Accounts Committee, hereafter referred to as PAC. Only a redacted portion of the report has been placed before the Parliament and is in public domain. अब ये इस जजमेंट का फाउंडेशन है। मैं हिंदी में भी बोल देता हूं, जो राफेल हवाई जहाज के प्राइसिंग डिटेल्स हैं, कीमत के डिटेल्स हैं, उनको कॉम्प्टन एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में लिखा गया है और वो जो रिपोर्ट है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो पार्लियामेंट की कमेटी है, उसके साथ शेयर किया गया है। ये भाइयों और बहनों जजमेंट का फाउंडेशन है। अब मेरे सामने खाड़गे जी बैठे हैं और खाड़गे जी पीएसी कमेटी के चेयरमैन है पार्लियामेंट में, और आप लोग खाड़गे जी से सीधा पूछ लीजिए क्या सीएजी रिपोर्ट पीएसी कमेटी में आई, नहीं आई, पार्लियामेंट में रखी गई, और इन्होंने जो पीएसी के चेयरमैन है, इन्होंने सीएजी रिपोर्ट अपनी जिंदगी में देखी है, हाँ या ना, पूछ लीजिए, पूछिए। देखिए, एक तो सीएजी के पास भी उनका कोई कमेंट्स नहीं है और रिपोर्ट नहीं है सीएजी का। सीएजी के जो पैराज होते हैं वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को रेफर करते हैं। इसके बारे में ना सीएजी को पता है। आज मैंने डिप्टी सीएजी को बुलाकर पूछा, क्योंकि हमारी मीटिंग भी थी आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की 3 बजे। उनको पूछा ये कैसा आ गया, कैसा हो गया, क्या कोई फर्जी तो किए नहीं मेरे सिग्नेचर करके, अगर कोई उतना ही एक्सट्रैक्ट। जब सीएजी के पास नहीं है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आने का सवाल नहीं है। जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आएगा तो हम वो रिपोर्ट छिपा के नहीं रख सकते, पार्लियामेंट में पेश करते हैं। पार्लियामेंट में भी मैंने पेश नहीं किया। जब पार्लियामेंट में आएगा तभी पब्लिक डोमेन में आएगा, पब्लिक डोमेन में भी नहीं है। तो ये आया रिपोर्ट कहाँ से, किसने दिया? और कानून ये कहता है, रूल ये कहता है
कि जब तक पार्लियामेंट को रिपोर्ट वो पेश नहीं किया जाएगा तब तक किसी को भी उसके बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। और एक एफिडेविट के माफिक जब एविडेंस कलेक्ट करते हैं तो हम उनका एफिडेविट भी लेते हैं कि ये जो चर्चा हो रही है किसको नहीं कहना चाहिए जब तक हम पार्लियामेंट को पेश नहीं करेंगे। तो ये सब सत्य के बाहर है। ये कैसा हुआ, ये एक बहुत अजब चीज़ है और गजब चीज़ है। ये हमको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में को वहाँ पर खींचा गया है, ये अनट्रुथ। अब आप देखिए, मुझे एक काम करना पड़ेगा, मुझे कैमरा इधर लाने पड़ेगा, क्योंकि आप लोग मुस्कुरा रहे हो, आप लोग हंस रहे हो, आपको सच्चाई दिखाई दे रही है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में जो उनका बेसिक फाउंडेशन है उसमें यह सवाल कैसे उठ रहा है। यह कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जो फाउंडेशन है कि प्राइसिंग सीएजी की रिपोर्ट में डिस्कस हुई है और यहां पीएससी के चेयरमैन बैठे हैं और इनको सीएजी रिपोर्ट आज तक नहीं दिखी, पीएससी कमेटी में किसी को नहीं दिखी, मगर सुप्रीम कोर्ट को दिख गई। मुझे 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 समझ नहीं आ रही बात। आई एम सीरियसली नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। you're laughing but I'm not able to understand because देखिए, जब आप झूठ बोलते हैं भाई और बहनों, जब आप कोई झूठ बोलता है तो कहीं ना कहीं निकलता है। अब सरकार को हमें यह समझाना है कि ये जो सीएजी रिपोर्ट ये है कहां है, हमें भी दिखा दें, और पीएससी के जो चेयरमैन हैं खड़गे जी उनको भी दिखा दें, या शायद कोई और पीएससी चल रही है, किसी और पार्लियामेंट में चल रही है, पता नहीं फ्रांस की पार्लियामेंट में चल रही है, कहीं और चल रही, मुझे नहीं मालूम। ये हो सकता है आज की दुनिया में 21वीं सदी में हो सकता है कि मोदी जी ने अपनी पीएससी बैठा रखी है पीएमओ में। मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि फ्रैंकली इंस्टीट्यूशन की ऐसी की तैसी कर दिया, धज्जियां उड़ा दी, मुझे समझ नहीं रहा क्या हो रहा है यहाँ। एक तरफ इलेक्शन कमीशन कुछ कहता है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है, दूसरी तरफ 4 चीफ जस्टिस निकलते हैं, मतलब सबकी धज्जियां उड़ा दी हैं और आप हंस रहे हो। ये बड़ी सीरियस बात है, हंसने की बात नहीं है। यहाँ पे 30,000 करोड़ रुपए की चोरी हुई है और किसानों याद रखिए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में आपका कर्जा माफ होने जा रहा है। ये जो पैसा लिया है चोरों ने, ये आपका लिया है और किसी का नहीं लिया है, और इन बातों में कोई नहीं फंसने वाला है। पूरा हिंदुस्तान समझता है कि चौकीदार चोर है, सीधी बात है, और हम इसको साबित करके दिखाएंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अनिल अंबानी का दोस्त है और अनिल अंबानी को उसने चोरी कराई है। बोलिए जितना बोलना है, यह सच्चाई है और हिंदुस्तान की जनता सच्चाई को समझती है, सूंघ पाती है। और मोदी जी, आप जितना छुपना चाहते हैं छुप जाइए, आप जितना भागना चाहते हैं भाग जाइए, आप नहीं बच सकते। जिस दिन इस पे इंक्वायरी हो गई, जिस दिन राफेल मामले पे इंक्वायरी हो गई, और वो इंक्वायरी पार्लियामेंट करेगी, जेपीसी करेगी, जिस दिन वो हो गया, 2 नाम निकलेंगे, नरेंद्र मोदी, अनिल अंबानी, अनिल अंबानी, नरेंद्र मोदी। थैंक यू। तो 3 राज्यों में जबरदस्त वापसी के बाद इस वक्त राहुल गांधी ने जिस तरीके से पत्रकार वार्ता में अपनी बातें रखी, वे साफ तौर पर उनके आत्मविश्वास को प्रदर्शित करनी। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि केंद्र की मोदी सरकार के मुद्दे पर वे हस्तक्षेप नहीं करेंगे और उसे लेकर आज ये पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। 3 सवाल यहाँ पर राहुल गांधी ने पूछे हैं। तो प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर बात क्यों नहीं करते, ये भी कहा राहुल गांधी ने। हमारे साथ अति विशिष्ट हमारे सहयोगी हमारे साथ मेहमान भी बने हुए हैं, हमारे साथ संजय शर्मा जी भी लगातार बने हुए हैं। प्रदेश के मुद्दे पर हम लगातार बात कर रहे थे। इस बीच चूंकि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई तो जाहिर सी बात है एक संक्षिप्त टिप्पणी मैं आप तीनों से चाहूँगा। महन जी, जिस तरीके से उनका आत्मविश्वास नजर आया और जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, सुप्रीम कोर्ट का जो भी आज निर्देश आया है
जो भी बातें उन्होंने कही है कि हम इस पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, केंद्र की मोदी सरकार का मामला है, वह अपने तरीके से इसमें डील करेंगी। क्या कहेंगे आप सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश पर, राहुल गांधी की टिप्पणी पर, 3 सवाल पर? देखिए, जो 3 सवाल पूछे बड़े महत्वपूर्ण पूछे हैं। जहाँ तक कीमत की बात है तो वो बात इसमें जो आज आदेश आया उसमें कहीं पर भी नहीं दिखाई गई है। दूसरी बात, कैग रिपोर्ट की बात की गई है। जिस कैग रिपोर्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और तमाम बड़े नेता कांग्रेस की सरकार पर लगातार उस कैग रिपोर्ट के आधार पर आरोप लगाते रहे, उसी कैग रिपोर्ट को छुपा कर रखा गया है। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कैग रिपोर्ट आखिर क्यों छुपा कर रखी गई है, क्यों पार्लियामेंट कमेटी को वो कैग रिपोर्ट नहीं दिखाई गई? इसलिए नहीं दिखाई गई, कहीं ना कहीं कोई ना कोई घालमेल है। यदि आरोप लगे हैं तो प्रधानमंत्री जी को भी सामने आना चाहिए और मीडिया से रूबरू होकर इस बात का खुलासा करना चाहिए कि दामों में अंतर क्यों आया, कैग रिपोर्ट पर को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। जो 3 सवाल देश की जनता के सामने खड़े किए राहुल गांधी ने, उसका जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए और मीडिया के माध्यम से देना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मीडिया का सामना करने से घबराते हैं। सकता है ये जैसे सवाल उन्होंने उठाया, बहन जी ने कहा, साफ तौर पर कहा सीएजी की रिपोर्ट को छुपाया गया। क्या सीएजी की रिपोर्ट को छुपाया जा सकता है? क्योंकि जब भी सीएजी अपनी रिपोर्ट जारी करती है उसे सार्वजनिक तौर पर पत्रकार वार्ता भी आयोजित करती है, उन तमाम बिंदुओं को रखती है। देखिए, खाता ना भाई कांग्रेस पार्टी जो कही ऐसा नहीं है। इस सारी अटकलों पर विराम तो महीना 2 महीना पहले एयर चीफ मार्शल ने ही लगा दिया था कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं, देश की सुरक्षा का मामला अत्याधुनिक वहाँ पे उसे लैस होकर राफेल को लिया गया है। सारे जो प्राइस वेरिएशन है उसको भी कहीं ना कहीं उन्होंने बता दिया था, डिस्क्लोज भी किया था। बहुत सारी चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं किया गया था, लेकिन आज जब माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है, किसी प्रकार की गड़बड़ी से भी इंकार किया गया है कि ये नहीं बताएगा कि हमारा कोई राइट नहीं बनता। तो जब इस प्रकार की टिप्पणी आ चुकी है, उसके बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहीं ना कहीं आप सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले उसकी अवमानना कर रहे हैं। रहा सवाल सीएजी का, तो वो भी आने वाले समय में दिख जाएगा कि सीएजी की रिपोर्ट को कहीं भी छुपा के नहीं रखा जा सकता। पूरी ट्रांसपेरेंसी, और सीएजी किसी भी भ्रष्टाचार का कोई इसमें ऐसा कोई इंडिकेट नहीं की है। उन्होंने सुझाव दे सकती है कि ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट की जब टिप्पणी आ चुकी है उसके बाद इस प्रकार की लकीर पीटने वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर माननीय न्यायालय ने जिस प्रकार की टिप्पणी की उसका स्वागत करना चाहिए। और देश की सुरक्षा की जब बात आती है तो मेरे ख्याल से एक उसमें स्वर होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार की कोई शंका, इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूंकि राहुल गांधी जी अभी 3 राज्यों के चुनाव जीते हैं, इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंट है और कहीं ना कहीं अपनी बात वो कह रहे हैं। चलिए, उनको भी साधुवाद है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जीत है ये। चलिए, संजय जी से आपसे कमेंट चाहेंगे। 3 सवाल यहाँ पर राहुल गांधी ने पूछे राफेल डील पर। देखिए राहुल, इसमें जो है पहला तो ये है कि अभी और चुनाव होने हैं, ये चुनाव खत्म नहीं हुए। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश तो ठीक है, 3 जगह ये लोग आ गए हैं और जीत भी गए हैं, पर अभी उनको और भी जीतना है, लोकसभा जीतना है। अभी सबसे बड़ा सवाल तो लोकसभा का है। और आपको याद होगा कि राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो बोफोर्स एक मुद्दा उठा और किस कदर कांग्रेस को तबाह कर गया। तो राहुल गांधी को लग रहा है कहीं ना कहीं राफेल का मुद्दा, अब सुप्रीम कोर्ट का आज जो फैसला आया सीधे सीधे बोल दिया गड़बड़ी नहीं है, तो ये तो हाथ से छूट गया मुद्दा और कांग्रेस की बेइज्जती अलग हो रही है। अमित शाह अलग वहां पर बैठ के वो कह रहे हैं कि सब चोर मिलके मोदी को घेर रहे थे, तो उन्होंने, अमित शाह ने फिर से कहा, इनके सहयोगी जो महागठबंधन बनाने चले हैं उनको चोर कहा। तो उसी का जवाब अब राहुल गांधी दे रहे थे। और जो सवाल उन्होंने खड़े किए हैं वो ठीक है, उसमें बहुत सारे वो कुछ लेकुनास हैं, वो कुछ तकनीकी रूप से बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो राजनीतिज्ञ हैं, उस ढंग से उनको कहना भी चाहिए, ठीक है उनकी बात। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ये मुद्दा हाथ से न छूट जाए, ये चिंता कांग्रेस की मेरे को नजर आ रही है राहुल। चलिए बिल्कुल स्थानीय मुद्दों के साथ और जो घोषणा पत्र के विषय पर चर्चा के साथ हमने आज चूंकि राफेल पर राहुल गांधी ने जिस तरीके से पत्रकार वार्ता ली और जिस आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखी उस पर भी हमने चर्चा की। आप दोनों ही हमारे जो तीनों ही हमारे जो अति विशिष्ट हमारे जो अतिथि थे, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। और चूंकि अब राहुल गांधी पर आज बैठक हो चुकी, राहुल गांधी के साथ बैठक हो चुकी है, कल जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो भी स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल देखना ये होगा कि प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होता है और किस तरीके से घोषणा पत्र का इंप्लीमेंट प्रदेश में कांग्रेस करने जा रही है, कांग्रेस सरकार करने जा रही है, ये भी देखना अहम होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए एबीसी 24 के साथ। नमस्कार।